हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। है तो ये मैथ्स का टॉपिक, पर इसके एप्लीकेशंस फिजिक्स में भी है और भी बहुत जगह है। इसकी वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसके कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कई जगह यूज होता है। फिजिक्स में भी आपको कई जगह इसके डिफरेंशिएशन के यूजेस दिखेंगे। कभी काइनेमेटिक्स में दिखेगा, कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में दिखेगा, कभी वेव्स में दिखेगा। हर जगह यूज होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। आज हम लोग डिफरेंशिएशन को ही पढ़ेंगे। ये क्या है, क्यों है, इसके कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं, और उनकी एप्लीकेशंस को समझिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन समझने से पहले हमें फंक्शन समझ लेना चाहिए। फंक्शंस क्या होते हैं? चलिए, फंक्शंस क्या होते हैं? अगर मैं आपसे कहूं एक्स का कोई फंक्शन है, तो एक्स में लिखा हुआ कोई भी एक्सप्रेशन एक फंक्शन है। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये एक फंक्शन है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस वन अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये भी एक फंक्शन है। ये सारे फंक्शंस है, इसको मैं कितना भी बड़ा कर सकता हूँ, ये एक्स का फंक्शन है। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है? एफ एक फंक्शन का नाम है, एक्स का फंक्शन है, एक्स एक वेरिएबल है, इज इक्वल टू दिस। और इसकी जो वैल्यू होगी वो जनरली वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको लिखते हैं वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब है वाई फंक्शन का रिजल्ट है, एफ वो फंक्शन है, और एक्स एक वेरिएबल है जो कि इनपुट है। ठीक है, एग्जांपल्स में जैसे एफ एक्स हमने ऊपर देखा, एक्स स्क्वायर ये एक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यहाँ देखा था, ये भी एक फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन के एग्जांपल्स हो गए। अगर मैं एक्स को टी से रिप्लेस कर दूं, तो जैसे कि बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी यहाँ पे। तो ये एफ ऑफ टी हो गया, टी का फंक्शन हो गया। कोई चेंज नहीं हुआ, बस एक्स की जगह वेरिएबल का नाम हो गया टी, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जो पहले वो एक्स का फंक्शन था, अभी टी का फंक्शन हो गया। वैसे ही टी स्क्वायर प्लस टी प्लस साइन टी, ये टी का दूसरा फंक्शन है। ये एफ ऑफ, ये अंदर टी है, इसको यू टी नाम दे सकते हैं। चलिए, ये यू है, अनदर फंक्शन ऑफ टी। ठीक है, ऐसे ही हम मान लेते हैं एक और फंक्शन है वी ऑफ टी, जो कि साइन टी प्लस लॉग टी है। ये भी एक टी का फंक्शन है। इसको मिक्स भी कर सकते हैं वेरिएबल्स को। मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपका मान लीजिए जी एक फंक्शन है एक्स कॉमा टी का, इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस साइन टी। ये एक भी एक फंक्शन है। किसका फंक्शन है? एक्स और टी का, जो कि यहाँ पे लिखा है। जी एक फंक्शन है एक्स और टी का, इसमें दो वेरिएबल है। आप वेरिएबल बढ़ा भी सकते हो, एक्स टी यू वी कुछ भी कर दो, फंक्शन कितने भी वेरिएबल्स हो। ठीक है, तो एक्स का अगर एक फंक्शन होगा तो एक्स में लिखा हुआ कोई एक्सप्रेशन होगा, वाई का फंक्शन होगा तो वाई में लिखा हुआ एक्सप्रेशन होगा, एक्स और टी का फंक्शन होगा तो एक्स और टी में लिखा हुआ एक्सप्रेशन होगा कोई भी। ठीक है, ये जनरली हो गए फंक्शंस के बारे में। ठीक है, अब इन्हीं फंक्शंस को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करने से पहले कुछ और भी चीजें समझना जरूरी है। जैसे हमने फंक्शंस को पढ़ा, अभी और भी चीजें आएंगी, उनको भी समझ लेते हैं, फिर हम लोग डिफरेंशिएशन भी करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग डिफरेंशिएशन के बेसिक्स पढ़ रहे हैं, क्या क्या चीजों की इसमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए, ये तो हमने फंक्शन समझ लिया। एक और चीज की बहुत जरूरत है, वो है ग्राफ्स। ग्राफ्स क्या होते हैं डिफरेंशिएशन में? जैसे मैंने मान लीजिए एक फंक्शन लिखा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और मान लेते हैं ये है आपका एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है। ठीक है, तो आपको एक तरीके से इस तरीके से है, ये आपका बॉक्स है, इसके अंदर एफ एक्स है, जो कि एक्स स्क्वायर कर देता है। तो इसमें मैं एक्स डालूंगा और मुझे मिलेगा एक तरीके से y। तो x की वैल्यू जब 0 होगी तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 0। x की वैल्यू अगर 1 होगी तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 1। x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 2 स्क्वायर, है ना, 4। x की वैल्यू अगर 3 होगी तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 9। x की वैल्यू -1 होगी तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? अगेन 1। x की वैल्यू -2 अगर होगी तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 4। तो ये x की अलग अलग वैल्यू के लिए आप देखो y की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? बस x को की वैल्यू रखी उस एक्सप्रेशन में, उस फंक्शन में। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, यही तो था हमारा फंक्शन। इसमें हम x की वैल्यू 0 रख देंगे तो y की वैल्यू 0 पे मिल जाएगी, जब x की वैल्यू 0 होगी। जब x की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पे तो 1 स्क्वायर बन जाएगा, तो y की वैल्यू 1 आ गई। जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू हो जाएगी 4। x की वैल्यू 3 होगी तो 3 3 9। इस तरीके से हमको ये मिल जाएगा, x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की अलग अलग वैल्यूज। ठीक है, अगर मैं इसे x और y एक्सिस पे प्लॉट कर दूं, जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा होगा, ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है ना। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0 है, तो एक तो पॉइंट ये हो गया। क्या हो गया? ये 0, 0।
है ना। चलिए और देखते हैं। अब x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू कितनी है 1, तो एक पॉइंट आपका यहां हो गया 1,1। x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 4 है, तो x2 है पर y 4 हो गया और ऊपर चला गया 2,4 हो गया। ठीक है, 3 पे 9 हो गया, ये 9 हो गया 3,9। ऐसे ही -1 पे कितना आया था x की वैल्यू, x की वैल्यू अगर -1 थी तो y की वैल्यू 1 थी, यहां हो गया -1,1, है ना। -2 पे कितनी आई थी 4, यहाँ होगा यानी -2,4। एक्स की वैल्यू माइनस यहीं पे तो होगी, एक्स ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस है। इन पॉइंट्स को अगर हम जोड़ दें तो हमें ग्राफ मिल जाता है इसका। ये ऐसे, इस केस में ऐसा मिलेगा, ये ऐसे जाएगा ग्राफ, ऐसे 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 निकल जाएगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन हो सकता है ऐसा हो, पर जो भी हो इन पॉइंट्स को जोड़ के जो हमको कर्व मिलता है, सारे पॉइंट्स को जोड़ के, वो हमको उसी को कहते हैं एक्स और वाई का ग्राफ है। एक्स और वाई की केवल जरूरी नहीं है यही वैल्यूज, एक्स की वैल्यू आप 0.1 भी डाल सकते हो, तब क्या वैल्यू मिलेगी 0.1 का स्क्वायर 0.01, मतलब कि 0.1 0.1 भी एक पॉइंट है। ठीक है, ऐसे ही 0.2 0.2 का स्क्वायर 0.04 भी एक पॉइंट है। ये सारे इस तरीके से इसमें पॉइंट्स हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमने ग्राफ्स भी समझ लिया क्या होते हैं। तो हमने दो चीजें समझ ली अभी तक, फंक्शंस क्या होते हैं, उनके ग्राफ्स कैसे होते हैं। ग्राफ्स क्या है, बस जो भी फंक्शन में एक्स, अगर फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो एक्स की अलग अलग वैल्यूज के लिए जो आपको y की वैल्यू मिलेगी, उन सारे पॉइंट्स को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह में जैसे एक्स और वाई एक्सिस पे प्लॉट कर देंगे, कहाँ वो पॉइंट्स आते हैं उनको ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने से जो हमको कर्व मिलेगा, जो भी मिलेगा शेप, वो उसका ग्राफ है। वो शेप जरूरी नहीं है ऐसा हो, कभी टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, जो भी हो। ठीक है, वो सारी, वो उसका ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ एक्स का। ठीक है, अभी हम लोग चीजों को थोड़ा सा सिंपल रख रहे हैं, केवल एक ही वेरिएबल रख रहे हैं x। तो वो इसलिए क्योंकि हम लोग को अभी बेसिक समझने, या फिर एक बार जब हम लोग बेसिक्स क्लियर कर लेंगे तो फिर चीजों को कॉम्प्लिकेट भी कर सकते हैं, फिर चीजों को एक्सपैंड करने में मेहनत नहीं लगती, वो समझना आसान हो जाता है। मतलब कहने का है, अगर आप y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ये चीज समझ गए, तो फिर एफ एक्स कमा वाई हो, एक्स कमा यू हो, एक्स कमा टी हो, कुछ भी हो, वो सब बहुत इजीली क्लियर कर लोगे। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है, अगर ये क्लियर नहीं है तो वो सारी चीजें कभी क्लियर नहीं होगी, और ये क्लियर है तो उसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, एक एक चीज समझेंगे इसकी। ठीक है, अभी तक क्लियर है फंक्शन क्या होता है और फंक्शन के ग्राफ्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने दो ही चीजें पढ़ी हैं, फंक्शंस, उनके ग्राफ। एक और फंक्शन है, एक फंक्शन है जो आप लोगों ने 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा, हाई स्कूल में, 9th में, बहुत कॉमन है, हो सकता है उस फंक्शन की तरह ना देखा हो उसे। वो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। याद आया कुछ, ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन का है ना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसमें m को हम लोग कहते हैं स्लोप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर हम लोग बहुत पढ़ेंगे, बहुत ध्यान देंगे। सारा डिफरेंशिएशन घूम फिर के इसी पे आता है, स्लोप पे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इसको अगर एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हम प्लॉट करते थे, इनमें ये भी पढ़ा होगा, इसकी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन कैसे आती थी, ऐसे ऐसे आता था, जहाँ पे ये लेंथ सी हुआ करता था, है ना। स्लोप को हमने कैसे डिफाइन किया था, अगर आप याद करो, तो नहीं याद है तो कोई बात नहीं, इसको हमने ऐसे डिफाइन किया था, जो जो भी कर्व स्ट्रेट लाइन है, जो भी वो एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगी, ये एंगल है, अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा यही होता था स्लोप, और ये यहाँ पे m ये tan थीटा ही हुआ करता था। ठीक है, ये स्लोप है, इसका हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप भी का फॉर्मूला भी पढ़ा था, ये कहां से है इसको भी देख लेते हैं। मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन पे दो पॉइंट्स थे, थोड़ी देर के लिए इसी क्वाड्रेंट में मान लेते हैं, केवल कैलकुलेशन आसान होगी इससे। x1 y1 और ये एक पॉइंट है x2 y2। ठीक है,
अगर मैं ये ट्रायंगल बनाऊं ऐसे और ये इसको नीचे कर दूं, तो ये जो एंगल थीटा है वही एंगल ये भी होगा। ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, ये स्ट्रेट लाइन है। ये जो एंगल थीटा है ये थीटा होगा, यानी कि ये जो स्लोप है, यहाँ पे जो स्लोप है वही यहाँ पे भी स्लोप होगी, वही यहाँ पे भी स्लोप होगी, क्योंकि यहाँ से लाइन भी एंगल थीटा होगा, स्ट्रेट लाइन है ना। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होता है वो हर पॉइंट पे सेम होता है, tan थीटा, और जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगा थीटा वो हमेशा सेम होगा स्ट्रेट लाइन के केस में। ठीक है, तो हम लोग tan थीटा कैसे निकाल सकते हैं? अगर ये x1 y1 है, इसका मतलब है ये डिस्टेंस कितनी है, ये x1 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतना पढ़ा होगा। तो ये डिस्टेंस कितनी है नीचे से, ये y1 है ना। और ये पॉइंट x2 है, अगर x2 y2, तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये x2 है ना। और ये डिस्टेंस कितनी है y एक्सिस पे, y2 है ना। अब अगर ये यहां से यहां तक x2 है, यहां से यहां तक x1 है, तो ये कितना हो गया, ये x2 माइनस x1 हो गया, है ना। यानी कि ये जो पार्ट है ये आपका हो गया x2 माइनस x1, है ना। अब इसको देखते हैं, ये वाला रेड पार्ट, ये लेंथ है y2 ऊपर से नीचे, ये पॉइंट कोऑर्डिनेट्स y2 थे, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करी x एक्सिस के, यहाँ पे आके y एक्सिस को टच कर रही है, तो ये डिस्टेंस है y2 यहाँ से नीचे से ऊपर, और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, यानी ये डिस्टेंस है y1, तो ये लेंथ आ गई y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, कहां से कहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, है ना। ये y2 माइनस y1 है, तो ये भी y2 माइनस y1 हो गई, यानी कि ये डिस्टेंस भी हो गई आपकी y2 माइनस y1। अब अगर tan थीटा निकालना हो तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है y2 माइनस y1, बेस कितना है x2 माइनस x1। यही आपने स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा था, tan थीटा, इसी को हम लोग कहते हैं स्लोप। ये याद करने की जरूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अगर x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट्स हैं लाइन के ऊपर। ठीक है, अभी तक में सबसे मेन चीज यही है, स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, चलिए ये स्ट्रेट लाइन का केस था, ये हमने पहले भी पढ़ा है, इसको तो बस यहाँ पे एक तरीके से रिवाइज किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक ऐसे ग्राफ के लिए था y इज इक्वल टू mx प्लस सी, है ना। पर ग्राफ तो अभी हमने देखे बहुत सारे एग्जांपल्स, सारे ग्राफ्स तो ऐसे नहीं होंगे स्ट्रेट लाइन, सिंपल से अच्छे से प्यारे से कि दो पॉइंट्स लिए, दोनों का y2 माइनस y1 कर दिया, x2 माइनस x1 कर दिया और आ गया स्लोप। इतना आसान तो नहीं होगा, जब ग्राफ्स कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो स्लोप भी कॉम्प्लिकेटेड होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपका x एक्सिस हो, ये आपका y एक्सिस हो, और ग्राफ जो है वो ऐसा हो। अब अगर मैं पूछूं इस पॉइंट पे स्लोप क्या है, तो आप कहोगे यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये एंगल जो भी होगा ये अल्फा मान लेते हैं, tan अल्फा हो गया स्लोप, सही बात है। अगर मैं कहूँ इस पॉइंट पे स्लोप क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। ये स्लोप निकालने का तरीका होता है, जिस भी पॉइंट पे पूछा गया हो स्लोप, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है जो कि उस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे टच करे, आपने सर्किल के टेंजेंट्स वगैरह पढ़े होंगे, वो जनरल भी है, अगर किसी ग्राफ को कोई लाइन एक ही पॉइंट पे टच करे तो वो टेंजेंट होती है, और अगर एक से ज्यादा लाइंस पे टच करे तो वो कॉर्ड बन जाती है। तो टेंजेंट वो है जो एक ही लाइन पे टच करे, एक ही पॉइंट पे टच करे। तो इस ग्राफ को ये लाइन इस पॉइंट पे ही टच कर रही है, और ये लाइन जो है एक्स एक्सिस से जो एंगल बना है वही स्लोप है। अब यहाँ पे अल्फा दिखने में ही लग रहा है कि ज्यादा है, tan अल्फा, तो यहाँ पे tan बीटा हो जाएगा स्लोप। अगर मैं कहूँ यहाँ पे स्लोप कितना है, तो आप ये टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, ये हो गया गामा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप स्ट्रेट लाइन का केस था तो हमने वहां देखा था कि थीटा जो एंगल था वो स्ट्रेट लाइन होने की वजह से हर जगह सेम था, पर ये जो ग्राफ जब ऐसा हो गया टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा सा, तब वो जो एंगल है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ बीटा है, यहाँ गामा है, कहीं और कुछ और होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो स्लोप है, स्लोप ये जो है वेरिएबल है,
कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। ये जरूरी चीज है, याद रखना, समझना। ठीक है, समझ में आती है ये बात? यहाँ पे स्लोप ऐसा होगा, ये ऐसी टेंजेंट होगी। यहाँ पे टेंजेंट टच करने वाला कैसा होगा? ऐसे टच करता हुआ जाएगा। तो यहाँ पे टच करने वाला होगा वो ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे होगा वो ऐसे जाएगा, है ना? अगर सर्कल बना दूं मैं ग्राफ, तब तो हर पॉइंट पे ऐसे 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 घूमता रहेगा टेंजेंट, है ना? तो उनके एंगल्स जो होंगे, जो एक्स एक्सिस से बना रहे होंगे, वो सब चेंज होते रहेंगे। जब चेंज होते रहेंगे तो टेन थीटा चेंज होता रहेगा, टेन थीटा चेंज होता रहेगा तो स्लोप की जो वैल्यू है वो भी चेंज होती रहेगी, क्योंकि एंगल्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो एक जनरल फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स का, जो कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, मान लेते हैं अगर स्ट्रेट लाइन हुआ तब तो बहुत आसान है, स्लोप वेरिएबल नहीं है, स्लोप फिक्स है। पर स्ट्रेट लाइन नहीं है अगर, तो उसका स्लोप वेरी करता है, और उसको कैसे निकालना है वही हम लोग अब समझेंगे। यही एक्चुअली डिफरेंशिएशन होता है। तो इसको निकालने का भी एक तरीके हैं, वो वही अब चलिए देखते हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये तो बस ये समझाने के लिए था कि स्लोप वेरिएबल होता है। ठीक है, मेन चीजें तो अब आएंगी डिफरेंशिएशन की। अभी तो हम लोग केवल चीजें समझ रहे थे, कॉन्सेप्ट्स बना रहे थे, बेसिक्स पढ़ रहे थे। ठीक है, चलिए अब मेन चीजें आएंगी, इनको समझना बहुत जरूरी है। ये मान लेते हैं ग्राफ है आपका, भाई फिर से ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ठीक है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है। अगर ये मान लेते हैं ये ऐसा है, थोड़ी देर के लिए अब मेरे से पूछा गया है कि ये जो पॉइंट है ए, इस पर स्लोप बताओ, तो मैं क्या करूंगा? ए पॉइंट पे मुझे चाहिए टेंजेंट, तो मैं कहूंगा ठीक है चलो टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, और ये एंगल हम लोग अल्फा ये निकालेंगे। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अगर मुझे अब ये एंगल अल्फा निकालना है तो मैं क्या करूंगा? मान लेते हैं कि दो पॉइंट्स है ए और बी ग्राफ पे, ठीक है, और इन दोनों को टच करती हुई लाइन बना दें। अगर बना दें तो ये ऐसी लाइन बनेगी, और ये ट्रायंगल भी बन सकता है। इनके कोऑर्डिनेट्स पता करना में आसान है, क्यों? क्योंकि ए और बी जो पॉइंट्स हैं वो तो इसी ग्राफ पे हैं। अगर मुझे उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स पता है तो एफ एक्स में वैल्यू डाल के उस फंक्शन में मैं वाई कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकता हूँ। यानी कि अगर इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वन मुझे पता है तो एक्स वन कॉमा वाई वन निकालना मेरे लिए आसान है, और इस बी के कोऑर्डिनेट्स एक्स टू कॉमा वाई टू निकालना भी आसान है। बस मुझे एक्स वन एक्स टू पता करने हैं, तो वाई वन वाई टू तो मैं यहाँ से निकाल लूंगा। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम और है इसमें, ये जो लाइन है, ये जो है ए और बी पॉइंट्स है, ये जो है ग्राफ पे है। इसका मतलब ये जो लाइन है ए और बी से जो जा रही है, वो ग्राफ को टच नहीं कर रही, कट कर रही है। ये एक प्रॉब्लम है ना? कि वो टेंजेंट नहीं रहेगी अगर टच टच नहीं कर रही, कट कर रही तो टेंजेंट नहीं रहेगी, टच करना चाहिए। तो एक प्रॉब्लम है, इसको क्या करें, कैसे सॉल्व करें? इसके लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, जो कि डिफरेंशिएशन बहुत यूज होती है, वो यूज करते हैं। चलिए, वो ट्रिक है कि ए और बी, ये दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, इनको पास ले आओ, इनको इनके बीच की डिस्टेंस को ऑलमोस्ट जीरो कर दो। ये डेल्टा जो डिस्टेंस इनके बीच का ऑलमोस्ट जीरो कर दो, मतलब ए और बी को पास ले आओ। इतना पास ले आओ कि ये बस एक दूसरे से एडजेसेंट हो, अगल बगल हो। अगर डिस्टेंस को जीरो कर देंगे इनके बीच की, इसका मतलब तो होगा ए के ऊपर हो गया बी, फिर तो एक ही पॉइंट होगा, फिर तो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू सेम ही हो जाएंगे, एक्स टू की वैल्यू एक्स वन हो जाएगी, वाई टू की वैल्यू वाई वन हो जाएगी, दोनों बराबर हो जाएंगे। वो नहीं करना है, ऑलमोस्ट जीरो कर देना है। मतलब एक्स वन और एक्स टू के बीच में जरा सा डिफरेंस है, मान लेते हैं वो छोटा सा डिफरेंस डेल्टा एक्स। ठीक है, तो जो वाई वन और वाई टू के बीच का डिफरेंस होगा वो छोटा सा डिफरेंस होगा, वाई टू डेल्टा वाई, ये ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। ठीक है, तो उस केस में ये जब ये ए और दो पॉइंट्स होंगे, ये इतने पास होंगे कि इनके साथ जो लाइन जारी होगी वो करीब करीब टेंजेंट की तरह। ठीक है, अगर ए और बी बहुत पास है, और जब वो करीब करीब टेंजेंट हो गई, तो उसका जो एंगल बनेगा वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में जब वो करीब करीब एकदम दोनों पॉइंट्स पास आ गए, तब मान लेते हैं अगर एंगल थीटा है तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, एक्चुअली थीटा नहीं अल्फा माना था हमने, तो tan अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, है ना? क्यों है? ए और बी को बहुत पास ले आए। इनको इसी ग्राफ को थोड़ा सा जूम इन करके देखते हैं तो और समझ में आएगा कि क्या हम लोग देख रहे हैं।
ये ग्राफ था, ये पहले थे पॉइंट्स ए और ये था बी, ये थी इनके बीच की लाइन जो टच कट करते हुए जा रही थी, यहाँ बी मान लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बी को ए के पास लेके आ रहा हूँ, थोड़ी देर पहले मान लेते यहाँ पे आया, तो ये जो लाइन हुई वो ऐसी हो गई, है ना। अब और पास ले आया तो ऐसी हो गई। जब इसको एकदम ही इसके बगल में लाके कर देंगे यहाँ, और उस पार्ट को अगर मैं जूम करूं, मैग्नीफाई करूं, तो कैसा लगेगा, ये ए है, ये बी है, तो ये ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। और ये ए और बी ऑलमोस्ट जीरो, इसको बस इतना जूम करके लिखा है, दिखा रहा है, इसलिए बड़ा है। और ये जो डिस्टेंस है ए और बी की, ये जो ट्रायंगल बनेगा इसकी, ये जो बेस होगी ये x2 माइनस x1 होगी। x1 और x2 ऑलमोस्ट सेम ही है, इक्वल नहीं है, इक्वल होते तो जीरो हो जाता डिस्टेंस, इक्वल नहीं है, x2 जरा सा बड़ा है बस। और ये जो डिस्टेंस है ये है y2 माइनस y1। ए और बी ऑलमोस्ट एकदम पास है, इसको बस जूम करके देख रहे हैं इसलिए बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो इस वक्त जो स्लोप होगा, ये अगर थीटा है तो tan थीटा हो गया फिर से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वो यहाँ लिखा है। तो जब ये ए और बी इतने पास हो जाएंगे तो उस केस में जो हमारा ये अल्फा एंगल था एक्चुअली, उस केस में जो स्लोप होगा वो हमारा निकल आएगा, मतलब कि tan अल्फा इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तब ये फॉर्मूला काम कर जाएगा। मतलब कि जो हमने स्ट्रेट लाइन के लिए फॉर्मूला पढ़ा था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वो फॉर्मूला कर्व के लिए भी काम कर सकता है। बस कंडीशन क्या है, तो जो दो पॉइंट्स हैं वो एकदम अगल बगल होने चाहिए, अगर दूर हुए तो फिर वो फॉर्मूला गलत है, अगर एकदम पास है अगल बगल तो फिर वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जब उस कंडीशन में जब ये दोनों पॉइंट्स एकदम अगल बगल होते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होती है, तो उस केस में ये जो y2 माइनस y1 है इसको हम लोग dy लिखते हैं मैथ्स में, और ये x2 माइनस x1 को dx लिखते हैं, ठीक है। तब जो tan बन गया dy बाई dx कहते हैं इसे, ये dy मतलब बहुत छोटा सा y, बहुत छोटा सा डिफरेंस इन y, x के dx क्या हो गया, बहुत छोटा सा चेंज इन x, इसी को कहते हैं आपका स्लोप हो गया, ये जो हमको पहले चाहिए था, ठीक है। और ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक तरीके से स्लोप देता है केवल, ठीक है। ये बहुत जरूरी चीज है, इसको याद कर लो, ये ही डिफरेंशिएशन है। अभी तक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पढ़ी हमने वो ये है कि स्लोप इज इक्वल टू dy बाई dx, जो कि आपको y और x का के ग्राफ में किसी एक पॉइंट पे उसका tan थीटा देता है, जो भी वो उस पॉइंट पे टेंजेंट x एक्सिस जो एंगल बना रही होगी वो होता है tan, अगर वो अल्फा है तो tan अल्फा स्लोप होगा और उसकी वैल्यू होगी dy बाई dx, ठीक है। इसको लिखने का एक तरीका और है, बताता हूँ, वो देख लेते हैं तो और समझ में आएगा। हमने ये फंक्शन तो ये लेके चले थे हम लोग कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना। तो हमको अगर मैं कोई जनरल पॉइंट बोलूं ग्राफ पे, मान लेते हैं ये x कॉमा वाई, ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो अगर मुझे dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx, तो क्या होगा, इसका मतलब है कि मैं यहां पे एक पॉइंट लूं और इसके ठीक बगल में एक और पॉइंट ले लूं और इन दोनों पॉइंट्स में डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कर दूं, है ना, वही स्लोप हो जाएगा। यही तो देखा अभी यहाँ पे अपन ने कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, y2 माइनस y1 अपॉन x माइनस y1, ये dy बाई dx है। तो dy बाई dx इज इक्वल टू ये पॉइंट और इसके ठीक बगल में एक और पॉइंट, ठीक है। तो जो हमारा y2 होगा, मान लेते हैं एक पॉइंट है x, ठीक है। तो जो अगला पॉइंट होगा इसके बगल में उसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x प्लस h, जहां पर h टेंड्स टू जीरो, ऑलमोस्ट जीरो है, ठीक है। तो जो y2 होगा, ये मान लेते हैं अगर ये दोनों पॉइंट्स हैं, ये तो हो गया है हमारा x कॉमा वाई एक जनरल पॉइंट, और ये हो गया x प्लस h जो कि ऑलमोस्ट जीरो है, और y, यहाँ पे y क्या होगा, f ऑफ x प्लस h, यही तो फंक्शन था। समझ में आती है ये बात, x कॉमा वाई एक पॉइंट है जो इसके ठीक बगल में, ठीक ऑलमोस्ट जीरो, ये जूम करके लिखा है इसलिए बड़ा दिख रहा है, पर ये है a और b, इतना भी नहीं, एकदम बगल में है, एकदम एडजेसेंट है उसके। उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x प्लस h, जहां पे h टेंड्स टू जीरो, h ऑलमोस्ट जीरो है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे अगले पॉइंट के x प्लस h, ठीक है।
और ये जो फंक्शन होगा, जो y2 की वैल्यू होगी, वो होगी f ऑफ x प्लस h। यही तो था फंक्शन y इज इक्वल टू fx। तो यहाँ पे जब x की वैल्यू x प्लस h होगी, तो y की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ x प्लस h। वो यहाँ हो गया। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, x कॉमा एफ एक्स, है ना। तो x कॉमा एफ एक्स एक कोऑर्डिनेट है, x प्लस h कॉमा एफ एक्स प्लस h दूसरा कोऑर्डिनेट है। इसी को फॉर्मूला में डाल देते हैं, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ये ऐसे लिखेंगे हम लोग, f ऑफ x प्लस h माइनस y2 हो गया ये आपका f ऑफ x प्लस h माइनस y1 एफ एक्स अपॉन x2 x प्लस h माइनस x1 x, है ना। यहाँ पे इसको ऐसे भी लिखेंगे हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू h, h टेंड्स टू 0। ठीक है, समझ में आया। इसको और देखते क्या है, क्या लिखा है हमने, dy by dx is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon x plus h minus x। ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये वही वैल्यूज डाल दी हैं। ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, h की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 है, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, x और x कट गए, माइनस है बीच में। ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स की डेफिनेशन। इसको याद कर लो, याद कर लो, समझ लो, जैसे भी, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने की जरूरत नहीं है। मतलब समझ गए ना कि dy बाई डी एक्स क्या है। dy बाई डी एक्स है कि अगर एक पॉइंट आपका x कॉमा y है, तो इस पॉइंट पे जो dy बाई डी एक्स होगा वो होगा f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स। उसके अगले ठीक एडजेसेंट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, होंगे क्या, x प्लस h कॉमा एफ एक्स प्लस h, ये तो y2 माइनस y1 एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन x2 माइनस x1 जो कि होगा h। तो ये dy बाई डी एक्स ऐसे ही डिफाइन किया गया, यही इसकी डेफिनेशन आती है कि एफ ऑफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, लेकिन लिमिट h टेंड्स टू 0। h जो है ऑलमोस्ट 0 है, 0 नहीं है। अगर 0 होता ये तो 0 अपॉन 0 वाला केस हो जाता, क्योंकि h की वैल्यू 0 डाल दो तो एफ एक्स प्लस 0 माइनस एफ एक्स यानी 0 अपॉन 0, तो अनडिफाइंड है 0 बाई 0, तो ठीक 0 नहीं है। h टेंड्स टू 0, करीब करीब 0 है। जैसे इसको मैं कहूँ 0.0000, कई बार पढ़ता रहूं फिर 1, ये बहुत छोटा नंबर है, ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0, तो उस तरीके से dy बाई dx निकल आएगा। ठीक है, तो हमने अभी तक ये पढ़ा, dy बाई dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। यहाँ पर ये जो वैल्यू है h टेंड्स टू 0 है। अगर ये वैल्यू 0 है तो कोई भी आप ग्राफ उठा लो, उनमें दो पॉइंट्स अगर बहुत ही पास है, ये तो तब भी दूर है, जो लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो a और b एकदम अगल बगल होंगे, तो f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स ये भी ऑलमोस्ट 0 होगा, है ना। तभी dy जो होता है वो भी ऑलमोस्ट 0 होता है, dx जो होता है ये भी ऑलमोस्ट 0 होता है, लेकिन एग्जैक्टली 0 नहीं होते। इस केस में जैसे ये नंबर्स मान लेते हैं 0.00001 और 0.00002, इसकी वैल्यू जो होगी ये कुछ वैल्यू निकल के आ जाएगी। इस केस में 40 340 1 बाई 0.2 यानी कि 5 आ गई, है ना। तो इस केस में इसकी कोई वैल्यू आ जाएगी, दोनों वैल्यूज इंडिविजुअली ऑलमोस्ट 0 है, पर dy बाई dx की कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, एकदम 0 नहीं होगी, क्योंकि दोनों वैल्यूज 0 बाई 0 है, उनको हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये समझ लिया कि dy बाई dx है क्या, dy बाई dx इज ये इज एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये अच्छा, ये आया कहां से था, ये हमने निकाला तो यहीं से था, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यहीं से आया था। ये ग्राफ था, इसके दो पॉइंट्स हैं x1 कॉमा y1, ये है पॉइंट x2 कॉमा y2, लेकिन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू h, और h टेंड्स टू 0, x1 और x2 बहुत पास है ना, यहां से आया था। और तभी हमने इसको डिफाइन किया था कि ये जो है इस पर एक टेंजेंट बन जाएगा इस पॉइंट पर। अगर टेंजेंट बन जाएगा तो ये जो एंगल होगा, ये है मान लीजिए ग्राफ, ये ए पॉइंट पर टेंजेंट है, ये बी है, ये बी जो है ए के बहुत नजदीक है, तो जब ये लाइन इस पे टेंजेंट बन जाएगी, ये एंगल होगा थीटा, है ना।
और tan थीटा की वैल्यू क्या होगी तब? स्लोप। यही हमने निकाला था, ये इज इक्वल टू tan थीटा, है ना? तो एक तरीके से हमने ये क्या निकाल लिया है कि dy बाई dx क्या होता है? ये होता है स्लोप। ये बात याद करने की है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि dy बाई dx इज द स्लोप। dy बाई dx इज द स्लोप ऑफ ग्राफ y इज इक्वल टू f ऑफ x। ये याद करने की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेते हैं। dy बाई dx इज द स्लोप। dy बाई dx इज द स्लोप। क्या है dy बाई dx? स्लोप है। क्या है? स्लोप। तो dy बाई dx अगर स्लोप है उस ग्राफ का जो कि y इक्वल टू fx है, यानी कि अगर मुझे अलग अलग पॉइंट्स पे स्लोप पूछा जाए तो मैं अलग अलग पॉइंट्स पे dy बाई dx निकाल लूं, वो अलग अलग पॉइंट पे स्लोप मिल जाएगा। और जो भी स्लोप होता है वो एंगल अगर थीटा बना रहा हो तो स्लोप हम ये भी जानते हैं कि ये जो स्लोप होता है ये tan थीटा भी होता है। अगर वो टेंजेंट थीटा एंगल बना रही है जिस भी पॉइंट पे हमें स्लोप निकालना है, अगर वो स्लोप थीटा एंगल बना रही है तो जो स्लोप होता है वो tan थीटा होता है, जो टेंजेंट अगर थीटा एंगल बना रही है तो। यानी कि dy बाई dx इज इक्वल टू tan थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल जो कि उस पॉइंट पे टेंजेंट x एक्सिस से बना रही होगी। ठीक है? ये चीज अगर हम लोग इस एग्जांपल के लिए पढ़े जो हम ऑलरेडी जानते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है? इसका स्लोप तो फिक्स है m, यानी कि इसका अगर हम dy बाई dx करेंगे तो भी हमें स्लोप ही मिलेगा, कुछ नई चीज नहीं मिलेगी। ये तो जनरल है y इज इक्वल टू fx के लिए, तो dy बाई dx इसका आएगा m, क्योंकि यही dy बाई dx क्या देता है? हमको स्लोप देता है। इसका स्लोप हमें पता है m है, यानी कि इस केस में इसका dy बाई dx होगा m। ये कैसे निकलेगा? इसके फॉर्मूले पढ़ेंगे, जब हम dy बाई dx के फॉर्मूले पढ़ेंगे तब हमको क्लियर हो जाएगा कि इसका डिफरेंशिएशन m क्यों आ जाता है। लेकिन अभी से हम ये बात कह सकते हैं पक्के से, क्योंकि हमने पढ़ लिया है dy बाई dx स्लोप होता है, इस लाइन का स्लोप होता है m, यानी कि इस ग्राफ का, इस लाइन का dy बाई dx होगा m। ठीक है? चलिए, ये तो एक एग्जांपल पढ़ा एक तरीके से हमने dy बाई dx का। एक चीज और समझ लेते हैं dy बाई dx में। dy बाई dx स्लोप होता है। ये आया कहां से था? ये आया था यहां से, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस चीज को थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। अगर b पॉइंट a के बहुत क्लोज है तो y2 माइनस y1 एक तरीके से ये था y2 माइनस y1, और ये था आपका x2 माइनस x1, है ना? ये तो थे। तो एक तरीके से क्या हो रहा है कि ये स्लोप आया है ये है आपका डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, है ना? डेल्टा y मतलब y में चेंज कितना हुआ। अगर आप a से, ये है a से b जाते हो, है ना? तो x में कितना चेंज हुआ? डेल्टा x। x2 से x1 हुआ, x1 से हो गया x2। और y में कितना चेंज हो गया? y1 से y2। तो y में कितना चेंज हुआ? y2 माइनस y1। और x में चेंज हुआ x2 माइनस x1, है ना? यानी कि जो dy बाई dx हमने निकाला है स्लोप है ऑफ द ग्राफ, साथ साथ ये भी बता रहा है कि y में कितना चेंज हुआ अगर x में चेंज डेल्टा x हुआ। यानी कि इट इज ऑल्सो, इसको एक चीज और लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x। ये dy बाई dx का एक तरीके से दूसरा मतलब है कि dy बाई dx स्लोप होता है ग्राफ का, साथ ही साथ ये भी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, अगर y इज इक्वल टू fx एक फंक्शन है। ये बात भी याद रखने की है, dy बाई dx इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे स्पीड, डिस्टेंस हम जानते हैं, है ना? डिस्टेंस है, कोई भी पार्टिकल अगर चल रहा है तो वो डिस्टेंस है, उसकी कोई स्पीड होगी। स्पीड को हम जनरली कैसे समझते हैं? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हमें स्पीड का फंक्शन हमको दिया हुआ है और उनको डिफरेंशिएट कर दें, ds अपॉन dt कर दें, तो हमको स्पीड मिल जाएगी। क्यों? अगर स्पीड इज इक्वल टू
एफ ऑफ टी ऐसे फंक्शन ऑफ टाइम हमको दिया हुआ है, और अगर मैं कह दूं मुझे पता कर लो ds बाई डी टी क्या होता है, ds बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ये फंक्शन एफ ऑफ टी। ये क्या होगा, ये इसका मतलब है ये एस और टी ग्राफ का में जो स्लोप होगा वो होगा, ये साथ साथ क्या होगा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई यहाँ पे एस है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पे टी है, ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टी। इसको साथ साथ पढ़िए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एस क्या है, डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ डिस्टेंस कैसे चेंज हो रही है, यही तो स्पीड होती है। स्पीड क्या यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में कितने मीटर चल लिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, पर यूनिट टाइम कितना चल रहा है, यही स्पीड है। यानी कि डिफरेंशिएशन से हमको रेट ऑफ चेंज भी पता चलता है। ठीक है, क्लियर है। तो आज हमने कुछ चीजें क्लियर कर ली डिफरेंशिएशन की, कि बेसिक्स की, कि है क्या, इसके मतलब क्या है। ठीक है, उनको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि आज इस वीडियो में हमने क्या क्या चीजें क्लियर कर ली। ठीक है, साथ में यहाँ पे नोट्स बना के लिख लेते हैं, जो एंड में पढ़ा है यही मेन है, एक तरीके से यही डिफरेंशिएशन का मेन है। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा आज इस वीडियो में फंक्शंस क्या होते हैं, है ना, हमने पढ़ा उनके ग्राफ्स का क्या होते हैं, हमने पढ़ा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का स्पेशल केस पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो स्लोप होता है इज इक्वल टू टेन थीटा, अगर जो टेंजेंट है जिस पॉइंट पे भी हमको स्लोप निकालना है, अगर वो उस पॉइंट पे टेंजेंट थीटा एंगल बना रहा है तो स्लोप इज इक्वल टू होगा टेन थीटा। हमने एक और चीज पढ़ी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्लोप, ये भी पढ़ा हमने। एक और चीज पढ़ी हमने, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी पढ़ा। एक चीज और पढ़ी हमने, इसको भी याद कर लेते हैं, कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये पढ़ा। ये आ जाता है कहां से, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अगर x1 और x2 बहुत पास है, इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ठीक है, ये ही मेन चीजें पढ़ी हैं इस वीडियो में, इन सब इस सारी बातें क्लियर हैं। हमने पढ़े फंक्शंस, फंक्शंस क्या होते हैं, हमने उनके ग्राफ्स देखे, y इक्वल टू f से ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, हमने स्ट्रेट लाइन का केस पढ़ लिया, ग्राफ में स्पेसिफिक केस है y इक्वल टू x प्लस c, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे एक तरीके से रिवाइज कर लिया। हमने उसका स्लोप देखा, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, ये समझ गए। dy बाई डी एक्स इज स्लोप होता है, ये हम समझे। dy बाई डी एक्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी हम समझे क्यों है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। dy बाई डी एक्स को ही लिखने का दूसरा तरीका है लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये एक तरीके से मैथ्स में ज्यादा यूज होगा, ये मैथ्स में यूज होगा, फिजिक्स का अपना टॉपिक नहीं है, लेकिन डेफिनेशन ऐसी है, ये आपके लिए मैथ्स की चीज है। इसको ये अगर ना भी याद रहे तो चल जाएगा, फिजिक्स के परस्पेक्टिव से, मैथ्स में तो याद रखना होगा। ठीक है, ये हमारे मैथ्स की चीज हो गई, लेकिन जो काम की चीज एक और है जो कि हर जगह काम आएगी, फिजिक्स में, मैथ्स में, dy बाई डी एक्स इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अगर x1 और x2 बहुत पास हैं। ठीक है, x1 एंड x2 आर क्लोज, अगर बहुत पास है, इज इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा x, यहीं से एक तरीके से आया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, वहीं से आ गया स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, बाकी तो फंक्शन ग्राफ y इक्वल टू x। ठीक है, चलिए, थैंक यू।